तो लास्ट क्लास में हम लोग ऑस्मोसिस पढ़ रहे थे और मैंने इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर को मैं डिफाइन कर रहा था। ठीक है, बात को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मैं आपको जल्दी से रिकैप कराता हूं कि क्या मैंने बताया था, क्या है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज द स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन in which a solvent passes through a semi-permeable membrane from the higher concentration of water to the lower concentration of water, or from the a lower solute concentration to the higher solute concentration, or from diluted solution to the concentrated solution. ये सब एक ही डेफिनेशन है। From hypotonic solution to the hypertonic solution, ऐसा भी बोल सकते हैं। ये सब ऑस्मोसिस का डेफिनेशन है। ये डिफ्यूजन ही है एक प्रकार से, मगर सेमी परमेबल और सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का होना यहाँ पे जरूरी है। दिस इज द ऑस्मोसिस। फिर मैं बात कर रहा था कि व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी को डिफाइन करने के लिए मैं बार बार चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था। ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? सॉल्यूशन में मौजूद सोल्यूट, सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। मैंने कहा बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूट, ना प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, ना प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, ना प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो जितना ज्यादा सोल्यूट सॉल्यूशन में उतना ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाट इज एक्चुअली ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर by which solute particle binds or attracts the solvent particle in a solution। वही है ऑस्मोटिक प्रेशर, और जिसकी वजह से सॉल्वेंट के मूवमेंट एबिलिटी में कमी आती है, सॉल्वेंट की फ्री एनर्जी में कमी आती है। ये है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मैंने आपको ये सारा बात यहाँ पे समझाया था, इसी वाले एग्जांपल के जरिए मैंने आपको समझाया था कि देखो ये सॉल्यूशन बी है और ये सॉल्यूशन ए है। और इस वाले डायग्राम पे हमारी काफी बात हो चुकी थी। हम थे एक्चुअली इस वाले डायग्राम पर, और मैं एक्चुअली आपको यही वाला एक्सपेरिमेंट समझा रहा था, थ्रेशोल्ड फनल एक्सपेरिमेंट। इसको थोड़ा जूम कर लिया जाए। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था क्या, थ्रेशोल्ड फनल एक्सपेरिमेंट, यही वाला एक्सपेरिमेंट समझा रहा था। ओके, और मैंने आपको क्या कहा कि आप इधर क्या रख लो, लो सॉल्यूट वाला, या तो सॉल्यूशन ले लो या तो प्योर वाटर रख लो। चलो आपने लो सॉल्यूट वाला रख लिया, मतलब कि आपने इधर सॉल्यूशन बी रखा है और आपने इधर सॉल्यूशन ए रखा, वही वाला बी चैम्बर से निकाल के। अब आप जब जैसे जैसे यहाँ पे आपने रखा फनल को उल्टा करके, यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाया, तो आपने देखा वाटर बी से ए में जाना शुरू हो गया, और इसकी वजह से इस कॉलम में, ये जो फनल है, इस कॉलम में क्या हुआ, रेज, मतलब अच्छा पहली बात यहाँ पे गलती लिखा है, रेज इन लेवल ऑफ फनल ड्यू टू एंट्री, सही करो इसको, ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर इनटू सॉल्यूशन। ये मान लो सॉल्यूशन है, और मान लो कि ये प्योर वाटर है, ये बी प्योर वाटर भी हो सकता है, लो सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट है नहीं, प्योर वाटर, तो क्या होगा उसमें एंटर करेगा। अच्छा एक बात कोई बच्चा मुझे बता दो कि प्योर वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता होगा? प्योर वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर 100%। अच्छा, ये 100% वाले नेसेडी कौन है? जीरो सही जवाब है। हाँ, तो ये जो 100% वाले हैं वो रटा जवाब दे रहे हैं। ठीक है, जो आप पिछली साल रटे थे वो उल्टी कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, यहाँ उल्टी कर दीजिए, एग्जाम में कीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो प्योर वाटर, तो ये जो 100% वाले माइक ऑन कीजिए। प्योर वाटर में सॉल्यूट कितना है? सर 0 है। ऑस्मोटिक प्रेशर प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, मैं ये पूछ रहा हूँ, गलती हो गया सर, वो प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूट। लैग हो रहा है सर, लैग हो रहा है। 1 मिनट रुक जाओ। तो प्योर वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर 0। अब लैग नहीं करेगा। तो प्योर वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर 0। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि प्योर वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर 0, ये अलग से आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड। माइक बंद करो जिसका भी ऑन है। अब लैग करेगा तो बताना। ठीक है, प्योर वाटर का 0। अब मैं कह रहा हूं कि आपने जैसे ये एक्सपेरिमेंट सेटअप लगाया तो आपने देखा कि पानी, प्योर वाटर अगर इधर है या फिर लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, मतलब मोर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, तो इससे जाने लगा इस फनल में। तो अगर आपको मेजर करना है कि ए में एक्चुअली कितना ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो आप क्या करो, इधर ले लो प्योर वाटर, ले ले, प्योर वाटर ले लेते हैं,
जिसका ओपी कम होगा, और अगर प्योर वाटर ले आप तो ओपी 0 ही बोल दो, ठीक है, क्योंकि आप मेजर करना चाह रहे हैं एक्चुअली में ए का कितना ऑस्मोटिक प्रेशर है। इधर प्योर वाटर ले लो और इधर ले लो सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब आप क्या करो, अब आप जैसे ही, अगर आप इससे पहले पिस्टन विस्टन नहीं लगाए हैं तो आप जैसे वाटर एंटर करेगा तो वाटर तो एक ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ एंटर करेगा, लेकिन आप ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करना चाहते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे लगा दे रहे हैं क्या, आप यहाँ लगा दे रहे हैं क्या, पिस्टन। पिस्टन इस टाइप से लगा रहता है, पिस्टन लगा दिए, ठीक है। अब क्या है कि इस पिस्टन के साथ बैरोमीटर जुड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, उसमें इस टाइप से ये लगा रहता है, ठीक है, आपको मेजर करके बता देगा कितना प्रेशर है इसके। तो अब इधर से पानी दबाव तो लगा रहा है, लेकिन आपने क्या लगा रखा है यहाँ पे, पिस्टन। क्या लगा रखा है, पिस्टन। और पिस्टन इस पर्टिकुलर वाटर के एंटर को रोकने के लिए सफिशियंट है। लेकिन एक बात बताओ, क्या पानी इधर से जाने का प्रयास कर रहा है या नहीं कर रहा है? प्रयास तो कर रहा है ना, लेकिन क्या पानी ऊपर जा पा रहा है? क्या इसमें लेवल बढ़ रहा है? नो सर। तो वो पानी जितना प्रयास लगा रहा है वो सारा दबाव कहाँ पहुंच रहा होगा, पिस्टन पे, क्योंकि पानी का लेवल बढ़ तो नहीं रहा है, सारा दबाव पहुंच रहा होगा पिस्टन पे, और पिस्टन से जुड़ा हुआ है वो प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। तो यहाँ पे रीडिंग आ जाएगा कि कितना प्रेशर इस पिस्टन पे लग रहा है, और आप वही प्रेशर, जिस पर्टिकुलर प्रेशर से पानी अंदर आना तो चाह रहा है मगर आ नहीं पा रहा, वो प्रेशर अभी पिस्टन पे लग रहा है, वही प्रेशर जो आपको मेजर हुआ है वही है ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब कि इसमें कितना, क्योंकि देखो इसमें जितना पानी की कमी है उतना ही पानी इधर आना चाहेगा, उतना ही प्रेशर के साथ आना चाह रहा है, तो आप बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लगा के उस पानी को आने से रोक दे रहे। एक बात बताओ, सुनो, आप कैसे कहेंगे कि इसमें जो रीडिंग आया वो ऑस्मोटिक प्रेशर ए सॉल्यूशन का, आप कैसे बोलेंगे, मुझे एक बात बताओ। तो आप ऐसे बोलेंगे कि पिस्टन को हटा दो। जैसे ही आप पिस्टन को हटाएंगे तो मुझे एक बात बताना, पिस्टन को हटाते ही अचानक से वाटर का लेवल बढ़ेगा या रिमेन्स अनचेंज्ड या फिर घटेगा? बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा और कब तक बढ़ेगा? जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए, यानी कि जितना वाटर इसमें आना है उतना, यानी कि जितना वाटर इसमें आया उतने ही वाटर की कमी थी ए सॉल्यूशन में, राइट। जितना वाटर उसमें आया इक्विलिब्रियम तक उतनी ही वाटर की कमी थी ए सॉल्यूशन में एज कंपेयर टू बी, यानी कि एज कंपेयर टू प्योर वाटर, क्योंकि आपने बी में प्योर वाटर लिया। यस और नो? यस। अरे मुर्दों, तुम लोग को दिन में सिखाया तो समझ में नहीं आता, दिमाग खराब करोगे। दिन में सिखाया ना, क्लास इंटरेक्टिव बनाओ। मर गए सब क्या सब? भगा दूंगा इधर से, सिलेबस यहीं पे खत्म हो जाएगा तुम्हारा, पैसा देके भगाऊंगा अलग। गवार से उठ के आए इधर से, काम चोर से। ये मोबाइल में इंस्टाग्राम खोलेंगे, इधर ये आधा नींद लेंगे और इधर क्लास करने पहुंच जाएंगे मुंह उठा के। दिन में सिखाया है, जवाब देना है क्लास करो, नहीं तो उधर रिकॉर्डेड देकर उधर ही पढ़े रहो। लाइव करोगे जवाब देना पड़ेगा। हाँ, तो इसमें वाटर एंटर किया तो कब तक वाटर एंटर करेगा इसमें? जब आपने पिस्टन हटाया वाटर एंटर कर रहा है, कब तक वाटर एंटर करेगा? जब तक इधर का पानी और इधर का पानी इक्वल ना हो जाए, तब तक वाटर एंटर करेगा। तो इसका मतलब जब आप पिस्टन नहीं हटाए थे तो उसमें इतना पानी जिधर से इतना गया, इतना पानी उसमें जाने की टेंडेंसी रखता था, और उतना पानी आने के बाद इक्विलिब्रियम आ गया। यानी कि अगर आपका पिस्टन लगा हुआ है उतना पानी नहीं है, उतना पानी नहीं है जितना इधर से जाता है, उतना पानी नहीं है, यानी कि उतने ही फ्री एनर्जी की कमी हुई है ए सॉल्यूशन में, उतनी ही वाटर की कमी है, उतनी ही फ्री एनर्जी की कमी है, और वही तो ऑस्मोटिक प्रेशर है। जितनी फ्री एनर्जी सॉल्वेंट की, जितनी डिफ्यूजन प्रेशर सॉल्वेंट की कम हुई है। हाँ मुझे पता लैग कर रहा है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ भाई लैग कर रहा है क्या? नो सर। चलो ठीक है। हाँ, तो जितनी ही पानी की कमी हुई है उतनी ही तो डिफ्यूजन प्रेशर में कमी हुई है, और वही तो ऑस्मोटिक प्रेशर है।
यानी कि आप जब ये पिस्टन लगाए हैं तो आप पानी को आने दे नहीं रहे हैं, और पानी को चूंकि आप आने दे नहीं रहे हैं तो उतनी ही पानी अभी यहाँ पे कम है, और वही प्रेशर आपको यहाँ पे मेजर हो रहा है, वही ऑस्मोटिक प्रेशर है ए सॉल्यूशन का। ठीक है, अब आते हैं अगले कंसेप्ट में, और सुन लो, मेरी क्लास में पढ़ना है अगर लाइव क्लास में जवाब देना, अदरवाइज अगर रिकॉर्डेड ही देखना है घर पे बैठिए, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, आप आराम से 10 साल में रिकॉर्डेड देखिएगा, मुझे कोई मतलब नहीं है आपके रिजल्ट से। पढ़ने वाले बच्चों के रिजल्ट से मतलब होता है, और पढ़ने वाले के रिजल्ट से मुझे बहुत शिद्दत से मतलब है, और देते भी बच्चे और देंगे भी सही, क्योंकि हम उनके लिए मेहनत करते हैं, वो हमारे लिए मेहनत करते हैं। आपके रिजल्ट से हमें कोई मतलब नहीं, कोई मोह नहीं है। आपने हमें पैसा दिया, हम आपका सिलेबस पूरा करेंगे, अच्छे से करेंगे। आप पढ़े नहीं पढ़े भाड़ में जाएं, आप पढ़ने लायक हैं ही नहीं, आप में से कोई नहीं है पढ़ने लायक, सबके सब गार्जियन का पैसा ठगने वाले कामचोर विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी तो है ही नहीं आप, विद्यार्थी तो आप लोग हैं ही नहीं, सबके सब गार्जियन को ठग रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, ऐश कर रहे हैं गार्जियन के पैसे पर। यही आप कर रहे हैं, यही आपकी हैसियत है, आप पढ़ नहीं रहे हैं। पढ़ने वाले बच्चे का ना वो पता चलता है, वो इंटरेक्शन से ही पता चल जाता है। आप पढ़ने वाले में से है नहीं, एक भी बच्चा पढ़ने वाला नहीं है इधर। चलो देन ये तो आपने मेजर कर लिया क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आपको मैं एक फिनोमेना बताता हूं जो शायद आपने कभी सुना हो, रिवर्स ऑस्मोसिस। सुना है कोई रिवर्स ऑस्मोसिस? यस सर। क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस? व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस? सुनो, तो अभी तक, अच्छा आरओ वो सुना होगा घर में भी, आरओ आरओ वही रिवर्स ऑस्मोसिस ही आरओ। ठीक है, अब सुनना, अभी तक तो आपने क्या किया है कि बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लगाया है, पी एक्सटर्नल, और कितना लगाया है, इतना लगाया है कि जस्ट ऑस्मोसिस रुक गया है, और वही प्रेशर को आप क्या बोल रहे हैं, इतना लगाया है वही आप बोल रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। मगर एक बात बताओ, आप बाहर से चाहें तो पिस्टन का प्रेशर बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते हैं? बाहर से आप इस पी एक्सटर्नल का वैल्यू आर्टिफिशियली बढ़ाया जा सकता है या नहीं बढ़ाया जा सकता है? पिस्टन का से बढ़ा सकते हैं। अगर बढ़ाया जा सकता है तो इतना बढ़ा दो कि इधर वाला पानी इधर जो है सॉल्यूशन में, इधर वाला पानी इधर आ जाए, एंड दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस। दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी कि ये इम्प्योर सॉल्यूशन, जिसमें कि प्योर पानी नहीं था, सोल्यूट भी था, कुछ आयंस वगैरह भी थे, इसमें से आपको पानी छानना है और इधर की तरफ लाना है, तो इस पिस्टन का वैल्यू बढ़ा के रखो, इस प्रेशर का वैल्यू बढ़ा के रखो, इतना प्रेशर कर दो कि रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाए, और इधर केवल पानी छन के ही आएगा, सोल्यूट नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाया हुआ है, यहाँ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन लगाया हुआ है, और वो जो आपके घर में एक्वा वाटर लगा होता है उसमें यही फिनोमेना चल रहा है, रिवर्स ऑस्मोसिस। हाँ, बट एक प्रॉब्लम है कि इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कुछ पैथोजेंस क्रॉस कर जाते हैं, जो वाटर के से भी छोटे साइज रखते हैं, माइक्रो एकदम बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, या फिर पैथोजन बैक्टीरिया वगैरह के कुछ अगर ऐसे टॉक्सिन्स वगैरह हैं जो इसमें मिक्स्ड हैं वाटर में, तो उसको ये रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं छान पाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, फिर पानी जब यहाँ छन जाता है तो उसमें यूवी रेडिएशंस डालते हैं, यूवी रेडिएशंस होता है उसमें। ठीक है, यूवी, अब तो दो, एक होता है आरओ प्लस यूवी, तो आरओ प्लस यूवी वाला जो होता है ज्यादा बढ़िया होता है, वो क्या करता है पैथोजन वगैरह को भी मार देता है, या पैथोजन को टॉक्सिन्स वगैरह तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, खास करके पैथोजन अगर है तो उसको तो पूरी तरीके से मार देता है, तब वो नुकसानदेह नहीं होता है। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस कब होगा आपसे पूछा जाएगा, when external pressure on concentrated solution becomes more than the osmotic pressure of that solution, then reverse osmosis started, and solvent from concentrated solution moves to the pure water side. This is called as reverse osmosis. बोलो, रिवर्स ऑस्मोसिस का फिनोमेना समझ में आया? अब आपका टास्क क्या है कि आप एक पेज पर रिवर्स ऑस्मोसिस का, अभी जो मैंने बताया है पूरा फिनोमेना,
डायग्राम के साथ ये कंडीशन लिख लेंगे। व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस? कब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस? पी एक्सटर्नल मोर देन कितना हो जाए? पी एक्सटर्नल मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, उससे ज्यादा हो जाए पी एक्सटर्नल, तब जाकर रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। हाँ भैया स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। और जो बच्चा कल नहीं ये डायग्राम बना के लाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस का, उसको देखो कल क्लास में क्या करते हैं। हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत है अभिषेक? दिक्कत है तो आज ही पूछ लो। कल भी मतलब कि सर समझ नहीं आया था इसलिए नहीं बनाए डायग्राम, ये वो सर इंस्टाग्राम चला रहे थे, सर फेसबुक चला रहे थे, कुछ प्रिय मित्र मिल गए उधर हमारे, सर सो रहे थे, ये चीज नहीं चलेगा। हाँ बोलो कोई दिक्कत है अभिषेक? नो सर। हाँ राजेश्वरी, नो सर। रिभा, नो सर। सृष्टि, सर जो यहाँ हाँ। पे ये वाला डायग्राम जो है वो बनाना है। हाँ रिभर देखो, देखो बता रहे हैं अभी जो डायग्राम है किसका है? ऑस्मोसिस को रोका हुआ है, मतलब अभी तो ऑस्मोसिस चल रहा है, अभी तो ऑस्मोसिस चल रहा है, इधर इधर से इधर जा रहा है तो ऑस्मोसिस ही हो रहा है ना। तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? ये वाला डायग्राम बनाना है कि आपको ये प्रोसेस रोक के उल्टा उल्टा चला देना है, वाटर इधर ले आना है, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। अब आए समझ में? तो ये तो आप बना ही लेंगे थ्रेशोल्ड फनल एक्सपेरिमेंट से ही, आपको ये मैं दोनों बात बता दिया हूं। अब समझना, अब आते हैं दोबारा से हम इसके कि मैं एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे मेजर करके बता सकता हूं कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा, वो तो मैंने थ्रेशोल्ड फनल एक्सपेरिमेंट से बता दिया। अब मुझे इस इक्वेशन को प्रूव करना है, मोर इज द सोल्यूट कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन मोर विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर, मुझे प्रूफ करना है। तो मैं इसको प्रूफ करूं, सुनना। मान लो कि मैंने इधर प्योर वाटर लिया है, मतलब सॉल्वेंट ज्यादा सॉल्यूट कम, सॉल्यूट 0 है, ठीक है। और इधर मैंने कोई सॉल्यूशन लिया है, इन दोनों को सेपरेट कर दिया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से, ओके। इधर सॉल्वेंट कम है, सॉल्यूट ज्यादा है। तो मुझे बताओ अभी वाटर इधर एक पर्टिकुलर प्रेशर से जा रहा होगा, यस और नो? और इस दौरान इसका अपना एक ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, यस और नो? यस सर। यस सर। अब मैं कह रहा हूं कि इसका जो अभी ऑस्मोटिक प्रेशर है मान लो कि x है, मान लिया, कोई दिक्कत है, x है, और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर तो कर 0 ही है, ठीक है, प्योर वाटर ले ली, इसका x है। तो अभी ये पर्टिकुलर x वैल्यू से ऑस्मोटिक प्रेशर, इसकी भी x है और ये वाटर इधर से इधर जा रहा है। मैं कहता हूं कि जब आप इसमें और सॉल्यूट मिलाओगे बाहर से, इसमें और सॉल्यूट ऐड करोगे, मान लो कि ये सॉल्यूट है, इसमें सॉल्यूट ऐड करोगे, तो मैं कहता हूं कि अब इसकी ऑस्मोटिक प्रेशर x नहीं होगी, x + y होगी। तो इस बात को मैं कैसे प्रूव कर सकता हूं, सुनना। जब हम इसमें और सॉल्यूट मिलाएंगे तो सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी के बीच में ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, सोल्यूट ग्रेडियंट बोलो, बी और ए के बीच में सोल्यूट का ग्रेडियंट, ग्रेडियंट और बढ़ जाएगा या घट जाएगा या अनचेंज? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। एक बार बताओ, पहले से भी ए के पास सोल्यूट ज्यादा था, बी के पास कम था, लेकिन और इस दोनों का एक कोई डिफरेंस होगा सोल्यूट कंसंट्रेशन का, ए के पास ज्यादा है, बी के पास कम है। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं कि आप ए में और सोल्यूट मिला रहे हैं, तो उस दोनों का डिफरेंस और बढ़ गया होगा, सोल्यूट कंसंट्रेशन का डिफरेंस और बढ़ गया होगा। तो ऐसे जब आप सोल्यूट बढ़ाते जाएंगे ए में, तो मुझे बताना जरा कि जो सोल्यूट ग्रेडियंट होगा, क्या बोला मैंने, सोल्यूट ग्रेडियंट, वो क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। मुझे एक बात बताना, एट द सेम टाइम कंपैरेटिवली अगर आप ए में सोल्यूट मिला रहे हैं, तो क्या आप ये भी कह सकते हैं कि ए की सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन आप घटा रहे हैं, बी की पहले से ही सॉल्वेंट ज्यादा थी, ए की कम थी, लेकिन जैसे ही आपने ए में डाला सॉल्यूट, तो ए का सॉल्वेंट एज कंपेयर टू बी और घटा। तो मुझे एक बात बताना कि ए और बी के बीच में सॉल्वेंट ग्रेडियंट बढ़ा, घटा या अनचेंज्ड? बढ़ा। बढ़ा, क्योंकि ग्रेडियंट होता है डिफरेंस, ज्यादा माइनस कम, ज्यादा है सॉल्वेंट बी के पास और ए के पास है कम। अच्छा लैग भी कर रहा है क्या, कोई बताना जरा? सर बीच में लैग हो गया था, वो हाँ, ग्रेडियंट ठीक का है। बता रहे। हाँ ठीक है, तो ए और बी के बीच में सॉल्वेंट बी के पास ज्यादा है, ए के पास कम है, तो बी और ए के बीच में जब ग्रेडियंट है सॉल्वेंट का और आप ए में सोल्यूट डालते जा रहे हैं, तो एज कंपेयर टू बी ए में और सॉल्वेंट की कमी हो रही है, बी में ज्यादा हो रही है एज कंपेयर,
टू ए, तो ग्रेडियंट सॉल्वेंट ग्रेडियंट बढ़ेगा। यानी कि आपको इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि अगर आप ए में सॉल्यूट डालते जा रहे हैं तो ग्रेडियंट क्रिएट होता जा रहा है और दो ग्रेडियंट क्रिएट होता जा रहा है। वन इज सोल्यूट ग्रेडियंट एंड अनदर वन इज सॉल्वेंट ग्रेडियंट। वन इज सोल्यूट ग्रेडियंट एंड अनदर वन इज सॉल्वेंट ग्रेडियंट। बट कोई बच्चा मुझे बता दो, इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में जहां आप ये कर रहे हैं, यहाँ पे इन दोनों ग्रेडियंट में कौन सा ग्रेडियंट फंक्शनल होगा, किसकी वजह से कुछ होगा यहाँ पे? सॉल्यूट ग्रेडियंट। तो जवाब गलत है, फंक्शनल होगा सॉल्वेंट ग्रेडियंट। हाँ बताओ सृष्टि क्यों? क्योंकि सेमी परमिएबल, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज परमिएबल ओनली फॉर सॉल्वेंट, नॉट परमिएबल फॉर सॉल्वेंट। यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, हम ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं। ऑस्मोसिस में केवल सॉल्वेंट जाता है, हम पढ़ ही रहे हैं ऑस्मोसिस। तो भले ही हम सॉल्यूट जब ऐड कर रहे हैं ए में तो दो ग्रेडियंट बनता जा रहा है, मगर ग्रेडियंट एक ही एक्टिव होगा, दैट इज द सॉल्वेंट ग्रेडियंट, वाटर ग्रेडियंट, ना कि सॉल्यूट ग्रेडियंट। तो अब मुझे बताओ कि अब ये पर्टिकुलर वाटर जिस स्पीड से और जिस रेट से जा रही होगी उतने से जाएगी या उससे भी ज्यादा? मैं कह रहा हूं कि पहले सॉल्यूशन ए का ऑस्मोटिक प्रेशर x था, अब x प्लस y हो गया। तो जब x था तब वाटर जा रही थी v1 वेलोसिटी से, अब ये v1 वेलोसिटी से जाएगी या v1 प्लस समथिंग? v1 प्लस समथिंग। अब मुझे बताओ कल को मैं और सॉल्यूट मिला दूं इधर, और सॉल्यूट मिला दूं, तो क्या सॉल्यूशन ए का ऑस्मोटिक प्रेशर और बढ़ जाएगा, घट जाएगा, रिमेन्स अनचेंज्ड? बढ़ जाएगा। x प्लस y प्लस z, तो सॉल्वेंट ग्रेडियंट और बढ़ेगा, तो वाटर और स्पीड से जाएगा, v1 प्लस समथिंग प्लस समथिंग। तो एक बात बताओ, आप कैसे कह रहे हैं कि सॉल्यूट बढ़ाते जाइए तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता जाएगा सॉल्यूशन का? क्योंकि जैसे जैसे आप सॉल्यूट डालते जा रहे हैं, प्योर वाटर साइड से वाटर की एंट्री सॉल्यूशन साइड में बहुत फास्ट होती जा रही है। इसका मतलब सॉल्यूशन एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ऑस्मोटिक ग्रेडियंट मतलब क्या? पर्टिकुलर सॉल्यूट सॉल्वेंट को पकड़ के जकड़ के रख रहा है। तो जब आप सॉल्यूट डालते जा रहे हैं तो इसमें पानी की कमी आती जा रही है, तो पानी की कमी आती जा रही है, तो ये इस बात का गवाह है कि पानी की कमी क्यों आती जा रही है, क्योंकि कमी आ रही है, तभी तो प्योर साइड से और तेजी गति से पानी इधर आता जा रहा है। इस तरीके से आप बता सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूट कंसंट्रेशन। कितनों को ये लाइन का मतलब समझ में आया आज? हाथ खड़ा करो जल्दी से। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूट कंसंट्रेशन। अभी मैंने जो कुछ भी बोला है ये सारा बात मैंने यहाँ पे देसी वर्जन में लिख के भी दिया है, केवल बोला ही नहीं है। कहाँ दिया है तो दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो, ये सब तो आप पढ़ लोगे। यहाँ पे कहाँ गया ये, हाउ टू रिलेट ऑस्मोटिक प्रेशर विद सोल्यूट कंसंट्रेशन, जो भी मैंने बोला है यहाँ पे मैंने लिख के दिया है, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ बात करता हूँ, चलते हैं इस वाले एक्सपेरिमेंट पर। कहाँ गया यार, इस वाले पे। तो अभी तो क्या हो रहा है भैया बताना जरा, अभी तो क्या हो रहा है आपके सामने? पानी जा रहा है इधर से इधर, ऑस्मोसिस चल रहा है। मैं कहता हूं कि कल को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में यहां से क्या कर दिया, हटा दिया, या डिस्ट्रॉय हो गया। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। पहले था अब डिस्ट्रॉय हुआ है। तो पहले था तो ऑस्मोसिस चल रहा था, सॉल्यूशन बी लेस कॉन्सेंट्रेटेड था, सॉल्यूशन ए मोर कॉन्सेंट्रेटेड था, ऑस्मोसिस चल रहा था। मुझे बताओ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हटाने के बाद वाटर का मूवमेंट होगा या नहीं होगा? होगा सर। कहां से कहां होगा? B2A होगा। B2A होगा। चलो जवाब सही है, जवाब सही है, B2A होगा। तो अब मुझे बताओ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हटाने के बाद ऑस्मोसिस होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। मगर आप तो कह रहे हो वाटर का मूवमेंट होगा। मूवमेंट होगा, बस सिंपल डिफ्यूजन के तहत। बहुत बढ़िया, शाबाश। मूवमेंट होगा लेकिन वो ऑस्मोसिस नहीं कहलाएगा, वो सिंपल डिफ्यूजन कहलाएगा, वो सिंपल डिफ्यूजन कहलाएगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी नहीं, क्योंकि मेम्ब्रेन है ही नहीं दोनों के बीच में। सिंपल डिफ्यूजन कहलाएगा वो। परफ्यूम वाला एग्जांपल याद करो, मैंने यहाँ छिड़का पूरे रूम में गम का,
मैंने चाय पत्ती में सॉरी चाय में मैंने चीनी डाला 1 चम्मच एक पर्टिकुलर लोकेशन पर, पूरी चाय में वो चीनी घुल के स्प्रेड हो गया, क्योंकि कोई बाउंड्री नहीं है। मूवमेंट तो होगा, और मूवमेंट उसी तरीके से होगा जहां पानी जा रहा है वहां तक के लिए जहां कम है, लेकिन प्रोसेस विल बी सिंपल डिफ्यूजन। और मैंने ये बात जो बोला है, ये बात भी आपको यहाँ पे लिखा मिल जाएगा। कहाँ लिखा मिल जाएगा? ये रहा, ये वहां पे वही लिखा हुआ है। एक मिनट दिया, यहाँ पे ये बात वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो डिफ्यूजन होगा, बाकी सारी वही बातें लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया। अब बस एक बात बताने को रह जाता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो मेजर करते हैं केमिकली, हम उसको इस इक्वेशन से लिखते हैं, OP = MRT। ऑस्मोटिक प्रेशर = MRT। ये M क्या है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन, R क्या है? गैस कांस्टेंट, और ये T क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। इक्वेशन कैसे डिराइव किए नहीं किए इस पे ज्यादा नहीं जाना है। अगर आपको ज्यादा जाना है तो आप सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ लेंगे, जब आप 12th वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना केमिस्ट्री में सॉल्यूशन, तो वहां पे सर आपको डेरिवेशन करके बता देंगे, ये हमारा काम नहीं है, ठीक है। तो OP = MRT। M इज द मोलर कंसेंट्रेशन, मोलर R ना कि मोलल, L वाला मोलल नहीं, R है यहाँ पे, R है ना कि L, ठीक है, मोलर कंसेंट्रेशन। मगर एक बात पता है, ये है नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो वाटर में डालने के बाद डिजॉल्व नहीं होता, लाइक ग्लूकोज, मतलब कि ब्रेक नहीं होता, आयनाइज नहीं होता है, डिजॉल्व नहीं, आयनाइज नहीं होता है, लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब क्या है? नॉन आयनाइजेबल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। मगर कुछ ऐसा भी सॉल्यूट है जो वाटर में डालने के बाद क्या हो जाते हैं? आयनाइज हो जाते हैं। एग्जाम्पल बताओगे? सॉल्यूट NaCl, NaCl सॉल्ट है ना, वाटर में डालते क्या हो जाएगा? आयनाइज हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए फिर ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, तो उसके लिए क्या होगा? बस कुछ नहीं, OP = MRT, I लगा देना। I इज व्हाट? आयोनाइजेशन कांस्टेंट। हर आयोनाइजेबल मॉलिक्यूल का अपना एक आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता है, जो केमिस्ट्री के साइंटिस्ट लोग पता करते हैं उसका, ठीक है। तो I लग जाएगा यहाँ पे आयोनाइजेशन कांस्टेंट, वो हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट वाले के लिए, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए I नहीं लगेगा, वो फॉर्मूला मैंने आपको इक्वेशन बता दिया। अगर आपको ये बात पल्ले पड़ गई तो मुझे एक बात बता देना जल्दी से। मैं यहाँ पे एक सॉल्यूशन ले रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? एक सॉल्यूशन ले रहा हूँ, ये सॉल्यूशन है आपके सामने। 0.5 M मतलब मोलर NaCl लिया है, और 0.5 M ग्लूकोज लिया है। ये है A और ये है B। चलो मुझे बताओ, और यहाँ सेमी परमानेंट से मैंने क्या कर दिया है? सेपरेट कर दिया है। मुझे जल्दी से बताओ वाटर का मूवमेंट कहां से होगा? A to B, B to A। मैं ऐसे बता रहा हूं, देखो यहाँ से 4 ऑप्शन दे रहा हूं, देखना ध्यान से, 4 ऑप्शन दे रहा हूं, गौर से बताना। चलिए बताइए जल्दी से। कौन सा ऑप्शन सही है? सर 4th नंबर। 4th इज द सही। बहुत सारे बच्चे सेकंड मार के आ जाएंगे, फिर जब घर पे आएंगे तो बोलेंगे सर मेरा आंसर गलत हो गया। 4 इज सही। मैंने आपको उस दिन भी सिखाया था, ऐसा नहीं होता है कि केवल एक तरफा चल रहा हो, दोनों तरफ से वाटर का मूवमेंट होगा। हाँ, फाइनल किधर से किधर होगा वो ये होगा। तो अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तब आंसर यही जाता, क्योंकि नेट तो इधर से होगा। अच्छा रीजन पता चल गया ना? अच्छा कोई बच्चा रीजन बताओ मुझे। ठीक है आंसर ये है, ठीक है मान लिया आंसर। रीजन क्या है? क्योंकि सर ग्लूकोज आयनाइजेशन नहीं होता। हाँ ये आयनाइज नहीं होगा। आपको हम 0.5 मोलर भले ही ग्लूकोज दिए हैं, तो इस ए वाले का कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोलर ही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन जैसे ही मैंने आपको 0.5 मोलर NaCl दिया तो ये तो NaCl हो जाएगा, प्लस Cl माइनस, और इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, सोल्यूट बढ़ जाएगा इसका। समझ में आया? तो आप इसे OP निकाल लो ना यार, OP = MRT I, तो इसमें I का वैल्यू आएगा ना, तो इसका OP ज्यादा है कम? ज्यादा, और इसका OP कम। तो पानी कहां से कहां मूव करेगी? इसका OP ज्यादा है ना, मतलब पानी कम है, तो पानी यहां से मूव करेगी। लेस OP टू मोर OP रीजन। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो ये क्या हो गया आपका? इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड भी सारी बातें हो गई, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं इधर भी प्योर वाटर ले लूं, इधर भी प्योर वाटर ले लूं, तो मोमेंट क्या होगा? इक्विलिब्रियम। ये सब बात आपको पता होना चाहिए, अब छोटी छोटी सी बातें हैं सब, ठीक है।
तो बाकी इसमें ये सब छोटी छोटी बातें, ये सब आपको आगे समझ में आ जाएगी। अब मुझे एक बात और बताने दो जो कि आपको नोट्स में ऐड करना है, ठीक है? क्या बताना है? क्या कर रहा है सर? क्या कर रहा है? लेग ज्यादा कर रहा है। ज्यादा लैग कर रहा है। अच्छा, इस मीटिंग में झेल लो, अगले मीटिंग में हम कुछ जुगाड़ करते हैं। तो अब एक और बात बताना है मुझे आपको ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड, जल्दी से मैं बता देता हूँ। वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ प्लांट में मुझे बताना है। आपके सामने मैं 4 टाइप के प्लांट का नाम लिख रहा हूँ। एक लिख रहा हूं मैं हेलोफाइट्स, और मैं आपको ये बता भी दूंगा कि कौन कहाँ ग्रो करता है। एक लिख रहा हूं मैं जीरोफाइट, फिर आप अंदाजा लगा के बताना कि किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है किसका कम है। एक मैं लिख रहा हूं मीजोफाइट, और एक मैं लिख रहा हूं हाइड्रोफाइट। और मैं आपको बता देता हूं कौन कहाँ ग्रो करता है। ये ग्रो करता है हेलो मतलब सलाइन वाटर में, ये ग्रो करता है जीरो मतलब जहां वाटर की मात्रा कम हो, ये ग्रो करता है जहां वाटर और सॉइल मतलब कि मैजिक वाटर कंडीशन मतलब कि एवरेज वाटर हो, ये ग्रो करता है एक्सेस वाटर कंडीशन में। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूं, ये ग्रो करता है सलाइन वाटर, सलाइन वाटर में फाइट मतलब प्लांट, ये ग्रो करता है, ये ग्रो करता है लेस वाटर वाले इन्वायरमेंट में, वाटर डेफिशिएंट इन्वायरमेंट में, ये ग्रो करता है एवरेज मतलब मीडियम वाटर वाले कंडीशन में, और ये ग्रो करता है एक्सेस वाटर वाले कंडीशन में। चलो अब आप मुझे अंदाजा लगा के बताओ कि किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, किसका कम होगा, किसका बीच में होगा। और विथ रीजन, रट्टा नहीं हेलोफाइट्स को चलेगा। सर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा रीजन सर, क्योंकि वहां पे वाटर में मतलब सॉल्यूट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा सर, सॉल्ट तो के वाटर में प्रेजेंस सॉल्यूट ज्यादा होने से सेल का क्या लेना देना है भाई? वाटर में सॉल्यूट ज्यादा होने से सेल का क्या लेना है देना है? सर सेल का थोड़ी ना पूछे, आप ऑस्मोटिक प्रेशर पूछे। हाँ हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर तो सेल प्लांट बिना सेल का तो है नहीं ना। तो वाटर का सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होने से सर तो प्लांट वहां के से सेल वो का ज्यादा वाटर होने से क्या लेगा सर, तो रिलेशन? हाँ बोलो। सर वहां से वो वाटर लेगा सॉइल से सर, तो उसके अंदर भी तो सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा ही होगा ना सर। सॉइल तो वहाँ है ही नहीं ना, हेलोफाइट्स पानी है। हैं? सर प्योर वाटर नहीं ना है। हाँ तो क्या मतलब कि प्योर वाटर नहीं है तो क्या उसको सॉल्ट सहित बोलेगा? हाँ क्या लेगा? मतलब उसमें हाँ ले सकता है, क्यों नहीं लेगा, मिनरल्स भी तो जाते हैं। तो हाँ, तो आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो प्रॉपर आ नहीं रहा है। आंसर सही है कि सबसे ज्यादा हेलोफाइट्स का होगा, फिर जीरोफाइट्स का होगा, तब जाके मीजोफाइट्स का होगा, तब जाके हाइड्रोफाइट्स का होगा। आंसर सही है। मैं आपको रीजन बताता हूँ। कारण क्या है? कारण ये है कि अगर मान लो हेलोफाइट्स का ये सेल है, तो अगर इस सेल के सराउंडिंग में अगर इस सेल को सरवाइव करना है तो इस सेल, चलो वो छोड़ो, आप मुझे 2 बात बता दो। एक बात मुझे ये बता दो कि एक सेल ये है और एक सेल ये है। अगर मैं इस सेल को, इसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन है और इसकी भी नॉर्मल कंसंट्रेशन है, ठीक है, दोनों को मैं एक्स सेल मान रहा हूं। अगर मैं इस सेल को बाहर ऐसे मीडियम में रख दूं जो बाहर हाइपरटोनिक है, तो सेल के साथ क्या होगा? जल्दी से बताना। हाइपर एक्स के कंपैरिजन में हाइपरटोनिक है तो सेल के साथ क्या होगा? सर डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन होगा। वाटर डिफ्यूजन होगा। सर सेल मतलब उसमें वाटर ज्यादा चला जाएगा, सेल में वाटर ज्यादा चला जाएगा इधर। यहाँ पे हाइपर सॉल्यूट है ना, तो हाइपर तरफ तो जाएगा ना। भयानक गोबर कर रहे हो, बंद करो। सॉल्वेंट का अरे बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो।
अरे भैया एक बात बताओ, यहाँ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? कि यहाँ पे पानी ज्यादा है या कम है? बताना जरा, इसका मतलब क्या है? यहाँ ज्यादा सोल्यूट है। ज्यादा या कम, ये बताओ मुझे जल्दी से। कम ज्यादा है, सर सोल्यूट कम है। ये कम वाले कौन है कम। भाई? लेक्चर देख के आओ पिछला। ज्यादा है। ज्यादा है। यस सर। हाँ, इसके कंपैरिजन में। अब बताओ पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? हाइपरटोनिक अरे भैया कहाँ से कहाँ सॉल्यूट जाएगा? कम है। हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक एक्स से सेल से जाएगा बाहर सेल मीडियम से में। सर बाहर है। तो सेल का साथ क्या होगा? सेल विल श्रिंक और सेल विल स्वेल। श्रिंक हो जाएगा सर। ये फिनोमेना है एक्जोस्मोसिस। ऑस्मोसिस हो रहा ना कि डिफ्यूजन, सेल मेम्ब्रेन है बीच में। एक्जोस्मोसिस हो रहा और सेल क्या होगा? श्रिंक होगा। सेल क्या होगा? श्रिंक होगा। इसका जस्ट ऑपोजिट है। मैं उसी सेल को उठा के अगर रख दूं, मैं उसी सेल को अगर उठा के रख दूं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो क्या होगा? जल्दी से बताना। तो सेल में वाटर जाएगा। एंडोस्मोसिस होगा। एंडोस्मोसिस होगा तो सेल विल श्रिंक या स्वेल? सेल स्वेल होगा। ठीक है, तो ऐसे में तो सेल का डेथ हो जाएगा। अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तो सेल तो डेथ हो जाएगा। पहले आप इसका फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट लो, इसको मैं मिटाऊंगा। अगर ऐसा हो जाए तो सेल का डेथ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए प्लांट के अंदर। तो इसीलिए तो हेलोफाइट्स ने क्या किया है, अपने सेल की क्योंकि उसके बाहर मीडियम कैसा? हाइपरटोनिक, बाहर बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इसीलिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन हेलोफाइट्स ने अपने सेल की साइटोप्लाज्म को खूब सारा कंसंट्रेटेड कर लिया। इतना कंसंट्रेटेड कर लिया है कि बाहर वाले समंदर वाले पानी और इसके साइटोप्लाज्म आइसोटोनिक हो गए। और इसी वजह से तो अगर आप हेलोफाइट्स को उगा के ले आओगे ऐसे, रुको एक मिनट रुको, इस बात को डिस्कशन को मुझे यहाँ नहीं करना चाहिए था। 1 मिनट बचा और ये मीटिंग खत्म हो रहा है। मैं इसी मीटिंग को आगे बढ़ाऊंगा अगले मीटिंग में, क्योंकि बात आधा अधूरा करने से बेटर है कि अगले मीटिंग में डिटेल में करें। ठीक है, आओ अगले मीटिंग में करते हैं। अभी बात हुआ नहीं है पूरा।